देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। फिक्र आपकी में हमारे इस खास शो में हम आपको सबसे पहले गौर करके दिखाते हैं आज के सेगमेंट। जरा ध्यान से देखें। फिक्र का जिक्र से शुरुआत होगी, फिर होगा फिक्रनामा और उसके बाद फिक्र हेडलाइंस। फिर बात करेंगे खबर पॉजिटिव की, फिर जानना जरूरी है, फिर जो है सो है। लेकिन सेगमेंट्स के बाद हम आपको दिखाते हैं आज आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरें कौन सी हैं। सबसे पहले हम आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे। गलवान का वायुसेना ऑपरेशन कैसे बन गया गेम चेंजर। LAC से TV9 भारतवर्ष की प्रमाणिक खबर। समंदर में काटे, चीन को छांटे युद्ध एट साउथ चाइना सी। हम आपको बताएंगे चीन को कितना चुभने लगा है साउथ चाइना सी में चल रहा अमेरिका का समुद्र मंथन। ड्रैगन की ब्रूसली चाल। सरहद पर बाहु युद्ध सीखने के लिए चीन ने भेजी है मार्शल आर्ट की टीम, लेकिन हिंद के गुरिल्ला योद्धा करेंगे PLA का हाल बेहाल। हम आपको बताएंगे चीन का ये गुरूर कैसे होगा चूर चूर। 40 साल के इतिहास से क्या सीख सकता है हिंदुस्तान। पापा मैं मर रहा हूं ये कहकर बेटे ने दम तोड़ दिया। आपको दिखाएंगे हैदराबाद से कोरोना संक्रमित बेटे की रुला देने वाली कहानी। लेकिन शुरुआत इस वक्त की टॉप स्टोरी। चीन से जारी तनाव के बीच मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। टिकटॉक समेत 59 मोबाइल ऐप पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। बैन किए गए ऐप में UC ब्राउजर, CM ब्राउजर, क्लीन मास्टर, हेलो भी शामिल हैं। यानी आपको बताना चाहिए हेलो और टिकटॉक एक ही साथ ऑपरेट करते थे। मेरे साथ इस वक्त हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले सुमित मेरे साथ है। सुमित, ये जो फैसला लिया गया है, ये इस फैसले के पीछे साइबर सिक्योरिटी है या चीन का जो बढ़ता प्रभाव है उसको एक मैसेज देना? देखिए, दोनों ही चीज़ें आपने बहुत वाजिब बोली, क्योंकि निशांत ना सिर्फ इसके अंदर साइबर सिक्योरिटी है बल्कि चीन को एक कड़ा जवाब भी देना है कि किस तरीके से चीन जो है वो इसको लेकर लगातार आगे कोशिश कर रहा था कि भारत पे दबाव। और एक और मैं आपको चीज़ बताऊं, क्योंकि आपने साइबर सिक्योरिटी की बात की, खास वजह क्या रही, क्योंकि जब होम मिनिस्ट्री ने निशांत इसके लेकर रिपोर्ट दी तो जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, उसने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा कि ये लगातार ऐप्स हमारे डाटा चोरी कर रहे हैं। ये ऐप्स हमारे लगातार हमारी चीज़ों को जोड़ते हुए अपने इन चीज़ों की इन सभी डाटास को एक ऐसे सेंटर में भेज रहे हैं जो भारत में नहीं है, और इससे हमारी ना सिर्फ हमारी सोवरेनिटी को बल्कि हमारे जो लोगों की प्राइवेसी है उसको भी क्षति पहुंच रही है। तो इसी की वजह से लगातार इन रिपोर्ट्स के बाद ये डिसीजन लिया गया और आज सरकार ने 59 इन ऐप्स को बैन कर दिया, जिसमें टिकटॉक और सभी ऐप्स शामिल थे जो लगातार करीबन कई हजारों, आप कह सकते हैं कई करोड़ों लोग जो हैं इन ऐप्स का इस्तेमाल भारत में कर रहे थे। निशांत, आप जो बता रहे हैं, मनीष मेरे साथ है। मनीष, वेरी क्विकली मुझे एक बात बताइए, अगर साइबर सिक्योरिटी की बात की जाए, सोशल मीडिया वर्ल्ड की बात की जाए, तो सिर्फ दो ही का प्रभुत्व है, एक अमेरिका, दूसरा चाइना, और एक झटके में चाइना साफ। बिल्कुल सही कहा आपने, एक झटके में चाइना साफ और एक झटके में चाइना एक्सपोज हो गया। क्योंकि पूरी दुनिया में आपको याद है कि चीन के इन ऐप के खिलाफ अमेरिका की सीनेट की कमेटी में भी इन्वेस्टिगेशन तक करने की मांग की गई थी। और ऐसा नहीं है कि ये फैसला सिर्फ इमोशनल लेवल पर लिया गया, बल्कि तमाम एक्सपर्ट्स की राय थी। लाखों लोगों ने इसके सबूत सरकार के साथ साझा किए और उसके बाद सरकार ने इस मामले में ये फैसला लिया। और अब अगर आप देखें तो कंपेयर करें तो ग्लोबल लेवल पर चाइनीज के खिलाफ जो एक्शन शुरू हुआ है, क्योंकि यहाँ से लेकर, और इसका एक बड़ा मैसेज क्या है निशांत, इसका एक बड़ा मैसेज ये है कि अब जो 5G का ट्रायल होगा चाहे भारत में या दुनिया भर में, तो अब लोग ये इस बात को समझेंगे कि ये हमारे सुरक्षा से जुड़ा हुआ सीधा सीधा मसला है और इसी वजह से इसके खिलाफ अनिवार्य तौर पर एक्शन लेने की जरूरत है। और यही वजह है कि भारत सरकार ने आज इस ऐप को इस्तेमाल किया। मैं और आप जब बात कर रहे हैं तो उस समय भी मैं आपको बताऊं निशांत कि मैं देख रहा था कि मेरे मोबाइल पर कितने चाइनीज ऐप है और आधे से ज्यादा तो चाइनीज ऐप हमारे और आपकी मोबाइल पर है। तो इस परिप्रेक्ष्य मैं आपको रोकूंगा मनीष। मेरे साथ अभी इस वक्त अमित दुबे, जो कि साइबर सिक्योरिटी पे काफी अच्छी जानकारी रखते हैं,
काफी एक्सपर्ट हैं हैकिंग के ऊपर, इन्होंने कई किताबें लिखी हुई हैं और हैकिंग किस तरीके से होती है, कितना डेंजरस है, ये सारी चीजें। अमित, TV9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। अमित, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये 59 एप्स, चाइनीज एप्स बैन करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव दिखता है आपको? देखिए निशांत जी, सबसे पहले तो कि इस तरह की ऐप चाइना की ऐप के ऊपर पहले भी शक होता रहा है और चाइनीज फोन के ऊपर भी कि ये लोग हमारा डेटा कैप्चर करते रहे हैं। अभी इन ऐप्स में खास तौर पर नोटिस किया गया है कि ये कुछ ऐसे परमिशन हैं कि ऐप के फीचर के हिसाब से जरूरी नहीं होते। क्योंकि जैसे टिकटॉक में देखा गया तो टिकटॉक में लोकेशन और फोन बुक और इस तरह के डेटा जो लिए हैं, जो मैंडेटरी नहीं होते, नॉर्मली इस तरह के एप्लीकेशन लिए, तो काफी खतरनाक है। और इस वजह से एक एनालिसिस किया गया, एक रिसर्च की गई कि ऐसी कौन कौन सी ऐप हैं जो अननेसेसरी हमारे कुछ सेंसिटिव डेटा को कैप्चर कर रही हैं और वो चाइनीज सर्वर को जा रहा है। इसलिए सर्च की एक गाइडलाइन निकली और इसमें ये सारी ऐप आइडेंटिफाई करके इनको अभी बैन कर दिया गया है। अमित, इसका क्या इंपैक्ट देखते हैं आप आने वाले समय में? ये जो बैन किया गया है, हम बात कर रहे हैं ग्लोबल वॉर और हम बात कर रहे हैं एक इंडो चाइना इंपैक्ट की, तो आप इसको कैसे देखते हैं अमित? देखिए ऐसा है कि चाइना के जो हैकर्स हैं उनके कई सारे ग्रुप्स हैं, इनको हम एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट ग्रुप्स बोलते हैं। सारी दुनिया जानती है कि अभी लगातार जनवरी से यूएस पर जो लगातार अटैक हुए वो APT 30, 40, APT 129 ये ग्रुप के नंबर्स हैं जिनको हम एट्रीब्यूट करते हैं कि इन्होंने अटैक किए थे, उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। तो ये लगातार अटैक कर रहे थे। अभी इंडिया के ऊपर भी पिछले 2 हफ्तों में हम लगातार देख रहे हैं 21 तारीख के बाद हजारों अटैक हुए हैं और सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशंस पे हुए हैं। तो ये तो तय है कि ये लोग इस वॉर को धीरे धीरे साइबर वॉर बना दिया है और साइबर वॉर के थ्रू ये जानते हैं कि कम से कम एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ग्राउंड वॉर की जगह अब ये ऑनलाइन ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अब मैं ये कंपनियों के नाम काफी हद तक शायद आप लोगों के भी नजर में आ गए होंगे जहां जहां अटैक हुए हैं, जिसमें कि बैंकिंग कंपनीज है, फार्मा कंपनीज है, ई-कॉमर्स कंपनीज है और हमारे रिसर्च सेंटर्स हैं जहां पर लगातार ये अटैक हुए हैं और वहां से डेटा चुराने की भी कोशिश की गई है। अभी 2 दिन पहले मैंने एक डार्क वेब की भी लिस्ट निकाली थी जिसमें कई सारी स्टार्टअप कंपनीज भी हैक हुई हैं। तो चूंकि लपेटे में अब सब आ गए हैं और ये बड़ा एग्रेसिव तरीके से कैंपेन चल रहा है चाइना का, इस वजह से कई सारी कंपनीज का डेटा लीक होकर इन्होंने डार्क वेब पे भी पब्लिश किया। तो ये अलग तरीके से अब लड़ाई लड़ी जा रही है और इंडिया को इसके लिए एक नए तरीके का मतलब मेरे ख्याल से स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जिसमें हम लगातार वार्निंग दें कि किस तरह के अटैक हो रहे हैं, कौन सा मेलवेयर यूज हो रहा है, कौन सा पेलोड यूज हो रहा है और किस तरह की कैंपेन्स जो ये लोग यूज कर रहे हैं, अटैक वेक्टर जिसको हम बोलते हैं, जिससे कि एक प्रिकॉशनरी मेजर लिया जा सके और हम बच सके। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। सीधे मैं आपको लेके चलूंगा, हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, मनीष झा और सुमित मेरे साथ हैं। बिग स्क्रीन पर एक बार फिर से आपको दिखाना चाहेंगे इस वक्त की बड़ी खबर, चाइना के जो ऐप है उनको बैन कर दिया गया है। एक बार फिर से देखें आप, जो 59 चाइनीज मोबाइल ऐप बैन, देखें आप कौन कौन से। मोदी सरकार का चीन के खिलाफ साइबर की दुनिया में एक बड़ा फैसला, सोशल मीडिया की दुनिया में चीन को एक बार फिर ये घातक अटैक झेलना पड़ेगा क्योंकि मोदी सरकार ने चीन के खिलाफ ये बड़ा फैसला लिया। और यहां पर आपको तो बताना है, टिकटॉक बैन, यूसी ब्राउजर बैन, हेलो बैन, ये सारे ऐप्स जो थे जो बड़े मशहूर थे, इन सब के ऊपर ये गहरी चोट है। मनीष झा मेरे साथ हैं, सुमित मेरे साथ हैं। मनीष, वेरी क्विकली, एक शॉट में जो सोशल मीडिया पे चाइना का एक इंटरफेस था, जो एक उसका प्रभाव था, एक शॉट में पार्टीज ओवर। देखिए, भारत सरकार का ये कदम वाकई अगर आप कहें तो बहुत बड़ा कदम इस मायने में भी है क्योंकि आपने एक फैसले के साथ अपनी जो तमाम जो डेटा सिक्योरिटी है उसको बहुत मजबूत करने का प्रयास किया। देखिए निशांत, आपको याद है यूसी ब्राउजर, मुझे आज भी याद है कि उत्तर प्रदेश की एक अदालत में यूसी ब्राउजर के द्वारा किस तरीके से जासूसी की जाती है उसके सबूत के साथ एक पूर्व पत्रकार ने मुकदमा दायर किया था और उस मामले में अली बाबा ग्रुप के जो प्रमुख हैं उनके CEO वगैरह को सम्मन तक किया गया था। तो इस लेवल तक काम हो रहा कि यूसी ब्राउजर के जरिए जब आप टिकट बुकिंग करते हैं और जितनी जानकारी आप देते हैं अपने बारे में, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड, एक मिनट रुकिएगा, एक क्विक इंफॉर्मेशन सुमित मुझे दे रहे हैं। सुमित, ऐसे 50 से अधिक ऐप के आप, क्योंकि देखिए हम इसकी बात कर रहे हैं थर्ड परसेप्शन की। सुमित,
थ्रेट परसेप्शन की बात की जाए तो कितना बड़ा थ्रेट है, जरा बताइए। निशांत, सबसे पहले तो आपने जो बातचीत कर रहे थे कि सरकार का बहुत बड़ा डिसीजन है, दरअसल ये साइबर स्ट्राइक है सरकार की, जो इन चाइनीज ऐप के ऊपर सरकार ने की। और खास बात यह क्योंकि इंडियन आर्मी को ऐसे ऐप्स को इस्तेमाल करने की कभी इजाजत नहीं दी जाती है। साफ तौर पर कहा जाता है कि आप ऐसे ऐप्स नहीं इस्तेमाल करेंगे, यहां तक कि व्हाट्सएप या दूसरी चीजों को भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है, फेसबुक पे भी आपको नहीं आना है। तो इंडियन आर्मी को खासतौर पर इन चीजों की हिदायत होती है, और खासतौर पर हिदायत होती है कि आप चाइनीज ऐप तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। और यानी एक शॉट में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, चाइनीज ऐप्स जो हैं उनको बाय बाय, थैंक यू, गुड बाय। कोरोना और गलवान, ये 2020 की ऐसी दो घटनाएं हैं, देश की दो ऐसी बड़ी फिक्र जो चीन से पैदा हुई, और इन दोनों ही घटनाओं ने देश को संकट में ला खड़ा किया है। लेकिन अब देश को यकीन होने लगा है कि दोनों ही संकट पर भारत की विजय पक्की है, चाहे वो कोरोना हो या फिर लद्दाख स्टैंड ऑफ। एक तरफ तो हम अनलॉक 2 के फेज में जाने वाले हैं, तो दूसरी ओर लद्दाख में भी भारत मजबूती से डटा हुआ है। फिलहाल आपको यह बता दें कि लद्दाख स्टैंड ऑफ पर एक बार फिर बातचीत शुरू होती दिख रही है। लद्दाख स्टैंड ऑफ पर कल सुबह 10 बजे कमांडर लेवल पर बात होनी है। खास बात यह है कि इस बार की बातचीत भारतीय क्षेत्र चुशुल में होगी। लेकिन अब लौटते हैं एक बड़ी खबर की ओर और आपको बताते हैं कि सीमा पर भी भारत की विजय क्यों तय है, और इस सवाल का जवाब छिपा है भारतीय वायुसेना के एक बड़े ऑपरेशन में। एक ऐसा ऑपरेशन जो LAC का गेम चेंजर साबित हुआ है, जिसने PLA का और बीजिंग का दोनों का ही भ्रम तोड़ दिया है। महज 2 हफ्ते में भारतीय वायुसेना ने हिमालय पर ऐसा रण क्षेत्र तैयार किया जो 62 की खुमारी में जी रहे शी जिनपिंग की सोच से भी आगे था। ध्यान से देखें रिपोर्ट। उस दिन हिंदुस्तान 62 की गलती ना दोहराने की कसम खाकर बैठा था। उस दिन हिंदुस्तान अपनी आसमानी शक्ति को जंग के मैदान में उतारने की तैयारी करके बैठा था, और इसी तैयारी और संकल्प ने गलवान घाटी से भड़की चिंगारी को बीजिंग तक पहुंचा दिया। भारतीय वायुसेना ने देखते ही देखते गलवान घाटी का गेम ही पलट दिया, जिनपिंग के घातक मंसूबों पर पानी फेर दिया। TV9 भारतवर्ष ने उस एक्सक्लूसिव ऑपरेशन की जानकारी हासिल की है जिसमें भारतीय वायुसेना का पराक्रम छिपा है, सर्वोच्च साहस छिपा है, जिस साहस को देखकर एक बहुत बड़ी साजिश रचकर हिमालय पर घात लगाए बैठे दुश्मनों के होश उड़ गए। 5 और 6 मई लद्दाख का स्टैंड ऑफ। वो 5 और 6 मई की तारीख थी जब चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA जानबूझकर वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार आने लगी थी। भारत के जवानों से जानबूझकर टकराने की जुर्रत दिखाने लगी थी, आंख से आंख मिलाने लगी थी, जो 3 जगहों पर झड़प में तब्दील हो गई। भारतीय सेना के जवानों ने 3 जगहों पर PLA का सामना किया, उन्हें हिंदुस्तान की सीमा से बाहर खदेड़ा। लेकिन इसके बाद जब पूरी सच्चाई सामने आई तो हिंदुस्तान ने अपनी असली ताकत दिखाई और हिमालय पर रची गई दुश्मन की साजिश का रुख पलट दिया। सूत्र बताते हैं कि उस दिन 3 जगहों पर स्टैंड ऑफ के बाद सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए थे और ये पता चलते देर नहीं लगी कि चीन इस बार बहुत बड़ी तैयारी के साथ आया है, कुछ बड़ा करने की साजिश रच कर आया है, बीजिंग से ऑर्डर लेकर आया है। अगर न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल होता है तो भारत की क्षमता है कि अगर चीन यूज करता है तो भारत भी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है और पूरे चीन को नष्ट कर सकता है। तो भारत एक ऐसा देश है जिसके पास सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, चाहे वो लैंड में, चाहे वो सी में, चाहे वो एयर में। आखिर आनन फानन में दिल्ली में मीटिंग बुलाई गई और चीन के मैसिव डिप्लॉयमेंट को देखते हुए तय किया गया कि इस मिशन में एयरफोर्स को तत्काल शामिल किया जाएगा। हमारी ग्राउंड फोर्सेस को पूरी तरह से
सशक्त किया जाएगा। ऑपरेशन अलर्ट का मकसद था ग्राउंड फोर्सेस को कॉम्पैक्ट सपोर्ट मुहैया कराना, यानी उनके लिए युद्ध के सारे साजो सामान हिमालय पर पहुंचाना। और इसके लिए मई के दूसरे हफ्ते तक भारतीय वायुसेना ने अपने सभी ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट उतार दिए। इसमें C-130J शामिल था, तो C-17 भी शामिल था, IL-76 भी शामिल था, तो AN-32 भी शामिल था। आखिर भारत के ट्रांसपोर्टर जहाजों ने जब उड़ान भरनी शुरू की तो आसमान में गरजते जहाजों को देखकर चीन की सेना PLA के पैर कांपने लगे। चीन ने सोचा भी नहीं होगा कि हिमालय पर उसकी इतनी बड़ी साजिश और इतनी बड़ी तैयारी पर भारतीय वायुसेना एक हफ्ते में पानी फेर देगी। लेकिन यही सच था। भारतीय वायुसेना ने पलक झपकते ही ट्वाइस और दूसरे बेसिस तक न सिर्फ गोला बारूद पहुंचा दिए बल्कि टैंक और आर्टिलरी भी उतार दी, जो जंग के हालात में आग उगलने के लिए काफी थे, दुश्मन को धूल चटाने के लिए काफी थे। को पता चल गया कि भारतीय वायुसेना और थल सेना में इतना क्लोज कॉम्बिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन है और बेटर लोकेटेड एंड प्लेस्ड है कि इस टाइम उनकी एयरफोर्स और आर्मी में इतना तालमेल नहीं है। मिलिट्री तैयारी पूरी है, बातें जितनी करवा लो। LAC पर टैंक और आर्टिलरी उतारने के बाद भारतीय वायुसेना ने थ्वाइस एयरबेस और लेह एयरबेस पर सेना के डिप्लॉयमेंट को मैच करने की ठानी। वायुसेना ने चिनूक और MI-17 को भी तैनात कर दिया ताकि सेना की संख्या और बढ़ाई जा सके। 5 और 6 मई के बाद भारतीय वायुसेना हिमालय पर दुश्मन का गेम पलटने के लिए उतरी थी, जिसके लिए एक एयरक्राफ्ट ने एक दिन में कई बार हथियार और गोला बारूद पहुंचाकर हिमालय पर दुश्मन की कब्र खोदने का पूरा इंतजाम कर दिया। इसके बाद चला ऑपरेशन का दूसरा फेज, जब इंडियन एयरफोर्स और आर्मी ने मिलकर सर्विलांस का मिशन चलाया, जिसका मकसद था चीन की सेना और उसकी मूवमेंट की पूरी जानकारी लेना। इसके लिए लो लेवल लाइट वेट रडार सिस्टम यानी LLLWRS लगाए गए। इसमें भरानी और अश्लेषा जैसे रडार हैं, जिनकी रेंज 40 से 50 किलोमीटर तक है। माउंटेन रडार सिस्टम को भी LAC के करीब तैनात किया गया, जिससे पहाड़ी इलाकों में करीब 200 से 300 किलोमीटर के दायरे में गतिविधियां चलने लगी। भारतीय एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने यह सब कुछ इतने कम समय में कर दिखाया कि चीन को कुछ समझ नहीं आया। पूरी तैयारी होने के बाद भारतीय सेना ने कई इलाकों में चीन की घुसपैठ नाकाम कर दी, तो दुश्मन की हर हरकत की जानकारी भी मिलने लगी। कहते हैं कि भारत ने 62 में एयरफोर्स का दम दिखाया होता तो इतिहास कुछ और होता, हिमालय पर सीमा कुछ और होती, चीन का भूगोल कुछ और होता और 2020 में यही वो ताकत है जिसे देखकर बीजिंग में बैठे शी जिनपिंग बौखला उठें, अपनी नाकाम होती रणनीति को देखकर झल्ला उठें, जिसका नतीजा था गलवान घाटी का 15 जून की रात का वो धोखा, जब चीन की सेना वादा करके भी गलवान से पीछे नहीं हटी थी, घात लगा कर बैठी थी, जिस धोखे का वार हिंदुस्तान के जवानों ने सीने पर सहा और PLA को ऐसा सबक सिखाया कि जिनपिंग को अपने सैनिकों की मौतें गिनते शर्म आने लगी है। सीधे चलेंगे सुमित मेरे साथ, मेरे सहयोगी मौजूद है। सुमित, बिल्डअप जिस तरीके से हो रहा है वायुसेना का, ये अपने आप में चीन के लिए एक चिंता का विषय है, खासकर ये देखते हुए कि अब राफेल भी तैयार। देखिए, बहुत सही कहा आपने, क्योंकि राफेल भी तैयार है। और निशांत, एक और महत्वपूर्ण बात कि 5 और 6 तारीख के बाद चीन एक सरप्राइज मूवमेंट देना चाहता था भारत को कि ये देखिए कि हमने कितना बिल्डअप कर दिया। लेकिन आप इसको कह सकते हैं कि हमारी क्षमता कह सकते हैं या हमारी मुस्तैदी कह सकते हैं कि ना सिर्फ इंडियन आर्मी ने बल्कि इंडियन एयरफोर्स ने जो गेम चेंजर पोजीशन लिया, खासतौर पर ना सिर्फ कॉम्बैट जो हमारे पेट्रोल से कॉम्बैट जो हमारी जो ट्रूप्स थे ऑन ग्राउंड, उनके लिए साजो सामान, गोला बारूद, ये एक तरीके से चीन को आईना दिखाने जैसा नहीं है?
निश्चित तौर पर, और इसको हम मिरर डिप्लॉयमेंट भी कहते हैं। आप निशांत की मिरर डिप्लॉयमेंट यानी आपने उसी तरीके की डिप्लॉयमेंट चीन के सामने ले जाके खड़ी कर दी कुछ ही दिनों के अंदर, जो चीन बहुत लंबे समय से प्री प्लान तरीके से करने की कोशिश कर रहा था। और ये एक मुंहतोड़ जवाब था, और चीन को ये एहसास ही नहीं हुआ कि भारतीय फौज, भारतीय वायुसेना इस तरीके से एक गेम चेंजर के तौर पर साबित होंगी, और ना सिर्फ गोला बारूद, साजो सामान, बल्कि टैंक और आर्टिलरी गन तक इन वहां पर पहुंचा देंगी फॉरवर्ड लोकेशंस में। निशांत, और ये बिल्कुल ना भूले हमारे जितने भी दर्शक हैं, सुमित शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। ये बिल्कुल भी ना भूले कि अभी भी सरहद पर, LAC पर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है तेजी से आगे बढ़ रहा है। लद्दाख में स्टैंड ऑफ के बाद भारत और चीन के रिश्तों में बहुत कुछ बदला, तो चीन में भी बहुत कुछ बदला है। चीन ने अपने सैनिकों को मार्शल आर्ट सिखाने के लिए सीमा पर अपनी ब्रूस ली टीम भेज दी है, ताकि अगर गलवान घाटी जैसी झड़प हो तो उनकी सेना बिना गोली चलाए भी भारत से मुकाबला कर सके। यानी जिनपिंग उसी मार्शल आर्ट का दांव चल रहे हैं जिसका जनक भारत है, और भारत ने LAC पर सेना की ऐसी टुकड़ी तैनात की है जो गुरिल्ला जैसे घातक युद्ध में माहिर है। आपको दिखाते हैं ड्रैगन कैसे पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया है, और कैसे साउथ चाइना सी में बढ़ता अमेरिका उसे डरा रहा है। LAC पर जमीन हड़पने की ताक में बैठा ड्रैगन पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, चीन की हरकतों से परेशान देशों ने उसे आखिरी चेतावनी दे दी है। चीन को सबसे बड़ी चेतावनी अमेरिका ने दी। गलवान घाटी में टकराव के बाद अमेरिका खुलकर भारत के साथ खड़ा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने चीन के खिलाफ भारत को सैन्य समर्थन देने का ऐलान किया तो चीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। माइक पॉम्पियो ने कहा कि चीन की सेना का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने अपनी सेना को यूरोप से हटाना शुरू कर दिया है। चीन से पूरी दुनिया में फैले कोरोना संकट से ब्रिटेन की जनता नाराज है। मेल ऑनलाइन की एक सर्वे में ब्रिटेन की आधी जनता ने चीनी सामान के बहिष्कार का ऐलान किया है। कोरोना पर चीन के अड़ियल रुख और हांगकांग पर हैकड़ी से ब्रिटिश सरकार का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जापान में चीन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। शी जिनपिंग के तानाशाही रवैये के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जापान की सरकार ने चीन की तरफ अपनी सीमा पर बैलिस्टिक मिसाइल तैनात कर दी है। चीन के भयानक इरादों को भांपकर जापान ने अपनी एयर डिफेंस मजबूत कर ली है। ऑस्ट्रेलिया अपने देश में साइबर हमले बढ़ने से नाराज है। संदेह चीन पर है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कोरोना वायरस के पूरी दुनिया में फैलने के पीछे चीन के रोल की जांच की मांग कर रहा है। नाराज चीन ने ऑस्ट्रेलिया से आयात होने वाले कुछ सामान पर रोक लगा दी है। अब ऑस्ट्रेलिया में साइबर अटैक तेजी से बढ़ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया इसके लिए भी चीन को जिम्मेदार बता रहा है। और तो और कोरोना का दंश झेल चुका इटली भी अब चीन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट रोड योजना पर पुनर्विचार करने लगा है। इस बीच फ्रांस से भारत आने वाले राफेल लड़ाकू विमान की खबर ने चीन की नींद उड़ा दी है। $3,700 किलोमीटर की अचूक मारक क्षमता वाला फ्रांस का यह फाइटर जेट चीन के लिए खतरे की घंटी है। भारतीय वायुसेना को राफेल लड़ाकू विमान की पहली खेप 27 जुलाई को मिलेगी। राफेल में 150 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को हिट करने वाली मीटियर मिसाइल भी होगी। यानी चीन से मिलने वाली हर चुनौती के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। भारतीय वायुसेना के पायलट ने इन विमानों की ट्रेनिंग ले ली है। 6 राफेल विमानों की खेप अंबाला एयरबेस पहुंचते ही काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार होगी। चीन ने अपने फौजें वहाँ पर तैनात रखी हैं। सुनने में आया है तकरीबन 3 डिविजन्स वहाँ पर हैं, जिसमें उनके मैकेनाइज्ड फोर्सेस भी हैं, उनके एयरफोर्स भी है, मिसाइल्स भी वहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम भी वहाँ पर तैनात है। लेकिन भारत की भी तैयारी इसी प्रकार से है। बताया जा रहा है कि सरहद पर तनाव बढ़ाने के लिए चीन ने बड़ी तादाद में पर्वतारोहियों और मार्शल आर्ट के लड़ाकों को अपनी सेना में भर्ती किया है। 5 डिवीजन बनाकर LAC की तरफ भेजा गया है। मार्शल आर्ट लड़ाकों के जवाब में
भारत ने स्पेशल फोर्सेस को तैनात किया है। स्पेशल फोर्सेस के ये कमांडो हैंड इन हैंड फाइट में माहिर होते हैं। पहाड़ी इलाकों में युद्ध में इन्हें महारत हासिल होता है। इन्हें दुश्मन की हर चाल को नाकाम करने की सख्त ट्रेनिंग दी जाती है। स्पेशल फोर्सेस के ये जवान चीन के मार्शल आर्टिस्ट को मात देने के लिए काफी हैं। सरहद पर तनाव बढ़ाने के लिए चीन की तानाशाही सरकार ने रिजर्व फोर्सेस की कमान अपने हाथों में ले ली है। 1 जुलाई से चीनी सेना का यह हिस्सा सीधे शी जिनपिंग और मिलिट्री कमीशन को रिपोर्ट करेगा। लेकिन भारत के जाबाज पूरी तरह तैयार हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और जापान की नौसैनिक शक्तियां जब एक साथ आईं तो चीन में खलबली मच गई। भारत और जापान के युद्धपोतों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में मिलकर सेना अभ्यास किया। LAC पर चीन के साथ टकराव के बीच जापान के साथ भारतीय नौसेना का यह युद्धाभ्यास काफी अहम माना जा रहा है। भारत की इस समय पर स्थिति ऐसी है कि जो भी चीन करे उसका हम जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सरकार हमारी मजबूत है, जनता पूरी यूनाइटेड है और जहां तक सेना है वो लद्दाख के ऊपर पूरी तैनात है और जिस प्रकार से भी खतरा आएगा उस खतरा को सामने करने के लिए भारतीय सेना तैयार है। इतना ही नहीं, चीन के साथ तनाव को देखते हुए इजरायल भारत को डिफेंस सिस्टम देने को तैयार है। खबर है कि इजरायल से मिलने वाले डिफेंस सिस्टम को लद्दाख में तैनात किया जाएगा। उधर भारत का पुराना मित्र रूस जल्द ही भारत को मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 मुहैया कराएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मास्को दौरे के दौरान रूस जल्द ही इस सिस्टम को उपलब्ध कराने पर सहमत हो गया है। यानी चीन को भारत के खिलाफ ये साजिश महंगी, बहुत महंगी पड़ने वाली है। और अब बात चीन पर उस प्रहार की जिसे लेकर इस वक्त पूरा भारत एकजुट दिख रहा है। यह प्रहार है चीन की अर्थव्यवस्था पर। हम बात कर रहे हैं बॉयकॉट चाइना की। इस वक्त देश में चीन के खिलाफ एक माहौल, जज्बात जो होना लाजमी, क्योंकि चीन ने कोरोना बांटने के बाद LAC पर जो गुस्ताखी की, उसके बाद हर कोई चीन को सबक सिखाना चाहता है। सरहद पर सेना मोर्चा संभाले हुए है और देश के अंदर चीनी सामानों के बहिष्कार की क्रांति जोर पकड़ती जा रही है। यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT के ताजा सर्वे में 98.8% लोगों ने चीनी सामान के बहिष्कार का समर्थन किया। 19 जून से 27 जून तक हुए इस ऑनलाइन सर्वे में व्यापारियों, छोटे कारोबारियों, उद्यमियों, किसान, आम उपभोक्ताओं और सामाजिक संगठनों से अलग अलग वर्गों की राय ली गई और ज्यादातर चीनी सामान के इस्तेमाल के खिलाफ। यह सर्वे बताता है कि लोगों में किस कदर गुस्सा है और ये गुस्सा सिर्फ सर्वे में ही नहीं, सड़कों पर दिख रहा है। गुस्साए लोग चीन को सबक सिखाने के लिए चाइनीज प्रोडक्ट्स की होली जला रहे हैं, लोगों से भी बॉयकॉट की अपील कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ चीन का सामान जलाकर यह जंग जीती जा सकती है? क्या यह चीन को सबक सिखाने के लिए भारत का कारगर हथियार हो सकता है? अगर चीन और भारत के बीच व्यापार को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है तो चीन के निर्यात पर केवल 3% का असर पड़ेगा, जबकि भारत को 5% का नुकसान झेलना पड़ेगा। अगर आयात की बात करें तो चीन को सिर्फ 1% का नुकसान होगा, जबकि भारत को 14% का नुकसान होगा। कुछ यही बात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी की है, जिन्होंने इंपोर्ट किए गए सामानों के कंसाइनमेंट बंदरगाहों पर फंसे होने की चिंता जताई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लेटर लिख दी। साथ ही एक वेब पोर्टल पर इंटरव्यू में कहा कि इससे चीन को नहीं, हमें नुकसान होगा। जिन उद्योगपतियों ने चीन से माल इंपोर्ट किया है उन्होंने लाइन ऑफ क्रेडिट से पैसा भी दे दिया है। वो माल अब बंदरगाह में फंसा है, उससे नुकसान चीन का नहीं होगा, हमारा इंडस्ट्री का होगा। हमारा फोकस चीन से इंपोर्ट कम करना है और इसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन सामान को बंदरगाह पर रोकना कितना सही? तो क्या इसका मतलब यह है कि बॉयकॉट चाइना की मुहिम बिल्कुल बेकार है? क्या यह सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन है जिसे अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता? तो आपको बता दें कि ऐसा हो सकता है। कैसे? देखें इस रिपोर्ट में। मोदी हम तुम्हारे साथ हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में इन दिनों ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। चौक चौराहों पर लोग चाइनीज प्रोडक्ट्स जला रहे हैं, बायकॉट चाइना के नारे लगा रहे हैं। ये जज्बात और बायकॉट चाइना की
क्रांति अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि चीन की सबसे बड़ी ताकत है उसकी अर्थव्यवस्था, जिस पर बड़ी चोट करके उसे सबसे तगड़ा सबक सिखाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए सिर्फ जज्बात और नारों से काम नहीं चलेगा। उसके लिए सारी ऊंच नीच देखते हुए फॉर्मूला बनाना होगा, पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव के मुताबिक आयात करना किसी के व्यावसायिक हित में नहीं है। आप तभी आयात करते हैं जब आपके पास सीमित विकल्प होते हैं। मतलब ऐसे उत्पाद या तो भारत में उपलब्ध ही नहीं है, या फिर उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, या फिर कीमत के लिहाज से वो काफी महंगे होते हैं। इन तमाम चीजों के चलते ही भारत में चीन और दूसरे मुल्कों से सामान आयात किया जाता है, और इसमें सबसे ज्यादा सामान चीन से आता है। ऐसे में चीन से आयात को एक झटके में रोकना मुमकिन नहीं है, लेकिन रणनीति के साथ इसे मुमकिन किया जा सकता है। इसके लिए भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ज्यादा प्रतिस्पर्धी और व्यापक बनाना होगा, क्योंकि अगर भारत में प्रतिस्पर्धी मूल्य पर सामान का उत्पादन चालू हो जाएगा तो लोग उनका आयात नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ने जिस आत्मनिर्भर भारत की कल्पना पेश की है, उसका मतलब भी यही है। इसके साथ ही आयात का ऐसा विकल्प भी तलाशना होगा जो इतना ज्यादा महंगा ना हो कि उपभोक्ताओं पर बहुत बोझ बढ़ जाए। हालांकि चाइनीज प्रोडक्ट का बायकॉट करने के बाद लोगों को ज्यादा दाम चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। कुल मिलाकर मतलब यह है कि लोगों में गुस्सा है और वो चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि उनके पास विकल्प हो, और इसके लिए सरकार और उद्योगपतियों को पूरी प्लानिंग के साथ कदम आगे बढ़ाने होंगे। चीन के खिलाफ गुस्सा सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में है, और उस गुस्से की वजह है कोरोना वायरस, जिसे फैलाने का इल्जाम चीन पर है, जिसकी वजह से अब दुनिया भर के बड़े मुल्क चीन का बॉयकॉट करने में लग गए। ऐसे में भारत के बॉयकॉट से चीन को भले ही अभी ज्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन जब दुनिया के कई मुल्क एक साथ चीन से दूर हो जाएंगे तो उसकी हालत खराब होनी तय है। मौजूदा वक्त पे भारत के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया सब खड़े हैं। अगर सबने मिलकर चीन का टोटल बॉयकॉट कर दिया तो चीन को तगड़ी चोट लगनी तय है। चीन के खिलाफ दुनिया भर में गुस्सा किस कदर बढ़ता जा रहा है, वो आप इस बात से समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की 88% आबादी मानती है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स पर निर्भरता कम की जाए, और ब्रिटेन में 49% लोग चीनी सामान का बहिष्कार कर रहे हैं। चीन के लिए यह बहुत ही चिंता की बात है, क्योंकि अगर इसी तरह दुनिया के बड़े मुल्कों में उसका बायकॉट बढ़ने लगा तो चीन की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। जरा आंकड़ों के इस उदाहरण से समझिए। दरअसल चीन की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है, या यूं कहें कि रीढ़ की हड्डी है, वो है निर्यात। लेकिन जिन देशों में उसका ज्यादातर निर्यात होता है, अगर वो बंद हो जाए तो चीन को निर्यात के मामले में करीब 40% का नुकसान होगा, जिसकी भरपाई करना चीन के लिए नामुमकिन होगा। कोरोना वायरस के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराते हुए पूरी दुनिया में जो गुस्सा है, उसका नतीजा है कि अब चीन से दुनिया का मोह भंग होने लगा है। वहां मौजूद कई कंपनियों ने दूसरे देशों का रुख कर लिया है या फिर करने की तैयारी में है। उदाहरण के लिए एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, वॉन वेलेक्स, रिको, नाइकी, पैनासोनिक, माजदा। कोरोना महामारी के कारण चीन से 4000 से ज्यादा कंपनियां निकलना चाहती हैं, और यूबीएस मार्केट रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर कंपनियों की पहली पसंद भारत है। चीन से कंपनियां बोरिया बिस्तर समेटने में जुट गई हैं, और इसका असर उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ना शुरू हो गया है। जून में चीन के पीएमआई यानी परचेज मैनेजर इंडेक्स में गिरावट के पूरे आसार हैं, जिसका मतलब यह है कि कारखानों के कामकाज पर असर पड़ रहा है, उत्पादन घट रहा है। इस सब का मतलब यह है कि अगर भारत और बाकी मुल्क मिलकर चीन का ग्लोबल बायकॉट करें तो चीन को इतना नुकसान हो सकता है जिससे वो शायद उबर भी ना पाए। चीन का एक्सपोर्ट भारत में सिर्फ 3% है, और यह सच है कि सिर्फ भारत ने चीन का बॉयकॉट किया तो इसका फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चीन की
अमेरिका से ठनी हुई है, ऑस्ट्रेलिया से ठनी हुई है, जापान और कई देशों से ठनी हुई है। और चीन जानता है कि अगर सभी ने उसका बॉयकॉट कर दिया तो अब तक का बनाए उसके आर्थिक किले के ढहने में देर नहीं लगेगी। और अब देखते हैं फिक्र हेडलाइंस। चीन के खिलाफ मोदी सरकार का बड़ा फैसला, टिकटॉक, शेयरिट और यूसी ब्राउजर समेत चीन के 59 ऐप को किया गया बैन। एलएसी पर तनाव कम करने को लेकर भारत चीन के बीच तीसरे दौर की बातचीत कल सुबह 10:30 बजे भारतीय इलाके चुशुल में होगी कमांडर स्तर की मीटिंग। एलएसी पर तनाव के बीच और बढ़ेगी चीन की टेंशन। 27 जुलाई तक भारत पहुंचेंगे 4 से 6 लड़ाकू राफेल विमान। अंबाला एयरबेस पर होगी पहली तैनाती। कश्मीर से 370 हटाने का दिखने लगा असर। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से दिया इस्तीफा। ऑडियो मैसेज में बोले, मौजूदा हालात को देखते हुए लिया फैसला। त्राल के बाद डोडा भी आतंक मुक्त, नहीं बचा कोई आतंकी। अनंतनाग मुठभेड़ में डोडा का रहने वाला हिजबुल कमांडर समेत 3 आतंकी ढेर। पाकिस्तान के कराची स्टॉक एक्सचेंज में बड़ा हमला, बंदूकधारियों की फायरिंग में 5 की मौत, 4 हमलावर भी ढेर। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली हमले की जिम्मेदारी। तेल की बड़ी कीमतों को लेकर सोनिया गांधी का सरकार पर वार, कहा जनता से जबरन वसूले 18 लाख करोड़। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पलटवार, कांग्रेस शासित राज्यों में भी बड़े दाम। महाराष्ट्र सरकार ने 31 जुलाई तक बढ़ाया लॉकडाउन, जरूरी सामानों की दुकानों को जारी रहेगी छूट। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5257 नए केस, 181 मरीजों की मौत। कोरोना पर केंद्र से मदद पर सीएम केजरीवाल का बयान, कहा मुझे नहीं चाहिए कोई क्रेडिट, राजनीति से ऊपर उठकर एक साथ लड़ने का वक्त। दिल्ली में अगले 2 दिन में शुरू होगा प्लाज्मा बैंक। एक तरफ चीन को शांत करने की जरूरत है तो अब उस खबर की ओर बढ़ते हैं जिससे घाटी परम शांति की ओर बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। एक एनकाउंटर में न सिर्फ 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, यानी आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी कितनी कारगर साबित हो रही है, देखिए रिपोर्ट। हिंदुस्तान की जिस जन्नत को दहशतगर्दों ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देकर जहन्नुम बनाने की कोशिश की, उन दहशतगर्दों की धड़ाधड़ कब्रें खुद रही हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकियों को हिंदुस्तानी शूरवीर दोजख पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सेना और पुलिस मिलकर आतंकियों पर कहर बनकर टूट रही हैं। दहशतगर्दों का सफाया हो रहा है और ताजा कामयाबी मिली है अनंतनाग में। अनंतनाग जिले में खुलचोहर इलाके में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया, जिसमें एक लश्कर ए तैयबा का डिस्ट्रिक्ट कमांडर और एक हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर शामिल था। मारे गए आतंकियों में अनंतनाग का तारिक अहमद खान, कुलगाम का नदीम डार और डोडा का मसूद शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि इस एनकाउंटर के साथ टेररिस्ट की टॉप लिस्ट साफ हो गई है। जम्मू जोन का डोडा जिला आतंक मुक्त हो गया है। और अब देखते हैं पॉजिटिव खबरें। मुंबई का ये ऑटो सुर्खियों में है क्योंकि इस ऑटो में कोरोना से बचाव के लिए हर एक इंतजाम है। ऑटो मालिक सत्यवान गीते ने इसमें हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन तक लगा रखा है, पानी की बोतल और हैंड वॉश भी रखा है। इसके अलावा ऑटो में फर्स्ट एड का भी सारा सामान मौजूद है। मुसाफिरों को सहूलियत के लिए इसमें मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, घड़ी और कैलेंडर भी लगाया गया है। कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, मेरी तरफ से पब्लिक के लिए सेवा है। सड़कों पर बच्चों को किताब बांटते मिकी माउस और डोरेमोन। ये तस्वीरें मुंबई की हैं, जहां झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जरूरतमंद बच्चों को एक एनजीओ ने किताबें, पेंसिल और पढ़ाई की दूसरी चीजें दी। लॉकडाउन की वजह से एक तो इनके स्कूल बंद हैं और ऊपर से ज्यादातर के माता पिता की रोजी रोटी छिन चुकी है। ऐसे में सायन फ्रेंड्स सर्कल ग्रुप ने इन बच्चों के बीच जाकर अनूठे तरीके से पढ़ाई की चीजें बांटी। पेंसिल दिया, बुक दिया, कलर पेंसिल दी, चौक दिया, सब दिया।
कोरोना काल में श्रीनगर में जरूरतमंद महिलाओं की मदद के लिए इरफाना जरगर नाम की महिला ने अनोखी पहल की है। लॉकडाउन में इरफाना घर घर जाकर ईवा सेफ्टी किट बांट रही हैं, जिसमें हैंड वॉश और सैनिटाइजर के साथ साथ सैनिटरी पैड और दूसरे लेडीज आइटम होते हैं। और ये पूरी किट इरफाना जरूरतमंद महिलाओं को फ्री में मुहैया कराती हैं, जिसे वो अपनी तनख्वाह से पैसे बचाकर खरीदती हैं। मदद के लिए इस जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है। TV9 नेटवर्क 6 languages हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 network.